Hello friends, hi, this is Dr. Shonali Chandra and I welcome you all to our YouTube channel Medicine Decoded. Now friends, मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम महिलाएं, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हों, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हों, यंग गर्ल्स हों, हमारे घर में मदर्स हों, ग्रैंड मदर्स हों, हम सबको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना और जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, right? So what is this cervical cancer? Let's talk about cervical cancer. Cervical cancer is the most common gynecological cancer in Indian women. यानी कि भारतीय महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन है, राइट? सो अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये यूट्रस है जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, राइट? और ये जो हिस्सा है, दिस इज दी सर्विक्स, ये सर्विक्स है जिसे बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं. तो इस जगह में जो कैंसर हो जाता है सर्विक्स पे, तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं. कितनी कॉमन है ये कंडीशन? क्या ये मेरी परेशानी है भी या नहीं? अगर आप आंकड़े देखें, राइट, तो इंडिया में हर साल लगभग 1.5 लाख वुमेन, उनको सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस मिलती है. मतलब दे डायग्नोज विद सर्वाइकल कैंसर 1.5 लाख एवरी ईयर. एंड उनमें से अराउंड 75,000 वुमेन हर साल आर डाइंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, राइट? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस या पता लग पाना कभी कभी बहुत लेट हो जाता है. इतना लेट हो जाता है कि शायद उस टाइम पे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं. तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, हमारे लिए ये अवेयरनेस रखनी ज़रूरी है कि क्या वो अर्ली साइंस हैं जिनसे हम सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकते हैं. हमें सचेत रहने की ज़रूरत है उन सारे साइंस एंड सिम्टम्स को लेके, राइट? तो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस सर्वाइकल कैंसर कि ये होता क्या है, ये कैसे होता है. तो ये एक वायरस से होता है. ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर आर कॉज्ड बाय अ वायरस. इस वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अब ये वायरस औरत के शरीर में आया कहाँ से या आता कैसे है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, शरीर के शरीर से कॉन्टैक्ट से, बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट से ये आता है. यानी कि जब मर्द और औरत संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस दौरान ये जो इन्फेक्शन है, ये वायरस है, ये औरत के शरीर में प्रवेश कर सकता है, औरत के शरीर में एंटर कर सकता है, राइट? तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से आ सकता है? नहीं, और प्रकार की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ओरल सेक्स हो गया, उससे भी ये आता है. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी ये आ सकता है. इनफैक्ट इवन जो विमेन हैविंग सेक्स विद विमेन, जो समलैंगिक संबंध बनाते हैं, उनमें भी ये वायरस आ सकता है. तो अगर वायरस ने आपके बॉडी में एंट्री कर ली, क्या इसका मतलब यह कि आपको कैंसर हो गया? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब ये वायरस शरीर में एंट्री करता है, पहली बात तो बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, बहुत कॉमन है सब HPV वायरस से इन्फेक्ट होना. लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो इस वायरस से लड़ती है और इस वायरस को अपनी बॉडी से हटा भी देती है, एलिमिनेट भी कर देती है, राइट? मतलब वी गेट रिड ऑफ द वायरस एक्चुअली बाय आवर ओन बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. लेकिन कुछ लेट्स से 5 से 10% महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि ये वायरस शरीर से ना जाए. तो जिनमें ये वायरस रह जाता है लंबे समय तक, उनमें आगे जाके इन द फ्यूचर ये जो है सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है, राइट? तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर रिस्क. हम अपने आप से पूछें कि ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसे हम रिस्की बिहेवियर कह सकते हैं, जिसके चलते हमको ये इन्फेक्शन लगने के और आगे बढ़ के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं. नो योर रिस्क. तो हमें कुछ सवाल अपने से पूछने चाहिए, जैसे कि डिड यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव एज अ टीनेजर? देखा गया है कि जो महिलाएं जो हैं जिनने सेक्सुअल एक्टिविटी जो है कम समय की उम्र से ही, टीनेजर की उम्र से ही शुरू कर दिए, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है. और दूसरा सवाल हमें पूछना चाहिए कि हैव यू और योर पार्टनर हैड सेक्स विद मोर देन वन पर्सन? कहने का मतलब ये है कि जब एक रिलेशनशिप में ऐसा यदि हो कि आप कई सारे पुरुषों के साथ या कई सारे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि HPV इन्फेक्शन फैले. दूसरी चीज़ हमें पूछने की ज़रूरत ये है कि डू यू और योर पार्टनर हैव
other sexually transmitted infections, राइट। तो अगर आप या आपके पार्टनर जो हैं उनको कोई और प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, पर्टिकुलरली जिनमें HIV होता है, उनमें भी देखा जाता है कि HPV इन्फेक्शन और आगे कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दीज आर डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें ये पता होगा तो हम अपना बिहेवियर जो है, हम अपनी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपने उन बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आगे और हमें पूछना चाहिए अपने रिस्क फैक्टर्स के लिए कि क्या ऐसा है कि यू वर लेस देन 17 द फर्स्ट टाइम यू गेव बर्थ। आई मीन देखा गया है कि जब पहला जो बच्चा होता है वो कम उम्र में हो जाए तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर इफ यू ask yourself this question, have you given birth multiple times, देखा जाता है कि जिन औरतों के बहुत अत्यधिक बच्चे होते हैं और अत्यधिक बार उन्होंने डिलीवरी होती है, उसमें भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि you should ask yourself, do you smoke? स्मोकिंग तो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर जो विमेन स्मोक करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूसेज करने से भी देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, जिसको कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, राइट। सो कंडीशंस जिसमें आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि HPV इन्फेक्शन घर कर जाता है और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो हमको जो है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या वो डेंजर साइंस हैं जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, है ना। डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स। यदि आपको ये तकलीफें हैं तो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैंसर है ये यहाँ से शुरू होता है, बच्चेदानी के मुंह से, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या ये करता है, ये ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ अता पता ही नहीं रहता है, मास जो महीने का जो साइकिल है वही गड़बड़ा गया है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस तरीके की ब्लीडिंग हो के माहवारी तो समय पे आती है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। या फिर इस तरीके का पैटर्न हो कि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम है, इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। या फिर आपकी ऐसे हो कि ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स, कहने का मतलब ये है कि महीना तो आ रहा है लेकिन बीच बीच में कभी कभी अचानक से 1-2 दिन के लिए और कभी बीच में ब्लीडिंग हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है उस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार यदि माहवारी बंद हो जाए, जैसे कहते हैं मेनोपॉज हो जाना, तो ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती हैं, उनके लिए हमें ये सचेत रहना चाहिए कि यदि उन्हें कभी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की कंप्लेंट हो, माहवारी बंद होने के बाद अचानक से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मैं इग्नोर नहीं करें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमूमन मैंने ये देखा है हमारी OPDs में, और मेरा दिल बैठ जाता है ये सोच के कि किस प्रकार महिलाएं अपनी जो इस तरह की सिम्टम्स होते हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, उनको कह नहीं पाती हैं। कई बार ऐसे मैंने देखा है कि पेशेंट आई है, बड़ी बूढ़ी सी औरत है, उनको ब्लीडिंग हुए जा रही है, कई सालों से हुए जा रही है, पर हमारे समाज में शर्म भी ऐसी चीज़ है कि वो बता ही नहीं पाती हैं अपने घर में किसी को कि उनको जो है नीचे के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है। तो हमें एज वुमेन वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे डॉटर्स, हमारे मदर्स, हमारे ग्रैंड मदर्स सब इस बात पे अवेयरनेस रखें और अपने सिम्टम्स के बारे में थोड़ा अपने किसी घर में जो है किसी को बता पाएँ, आगे हेल्प के लिए जा पाएँ, डॉक्टर से मिल पाए। सो दीज आर सिम्टम्स दैट यू शुड नॉट इग्नोर।
और डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपका इंटरनल चेकअप करते हैं, जिस पे वो बच्चेदानी के मुंह की जांच करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं आपको सर्वाइकल कैंसर का खतरा या रिस्क तो नहीं है या पॉसिबिलिटी तो नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स एंड लेट्स प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर्स तो हैं ही। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आपका बिहेवियर अगर ऐसा है तो आपको वो चीज़ हो ही जाएगी। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम सेइंग कि हाँ, अगर स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने स्मोकर्स हैं सबको लंग कैंसर हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि स्मोकिंग से ये सारे खतरे हैं तो हम स्मोकिंग करने से बचें। सो रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स दैट यू कैन कंट्रोल। रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए, राइट? उसके अलावा टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। हमारे देश में प्रथा नहीं है, चलन नहीं है रेगुलर गायनी चेकअप्स कराने का, ठीक है ना। आई मीन मेरे को अच्छे से याद है कि अगर मेरे को खुद को अपनी मदर को जो है गायनी चेकअप के लेके जाना था, उन्हें बहुत कन्विंस करना पड़ा था, क्योंकि वो एक डर बैठा रहता है कि क्या पता चल जाएगा, क्या नीचे से क्या चेकअप करेंगे, क्या होगा। तो ये डर जो है तभी हटेगा जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकेंगे। सो टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। अपने गायनी चेकअप के लिए रेगुलरली हमें जाना चाहिए। एंड ये भी बात जाननी चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर। एक ऐसा कैंसर है जो कि जल्द पकड़ में आ सकता है, और यदि जल्द पकड़ में आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और ये पकड़ में तभी आएगा जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, लेट्स रेज द अवेयरनेस एंड लेट अस फाइट इट टुगेदर।